देखिए सारे चल रहा था और एसआरए में आपका सेक्शन 9 तक बताया गया था। अब जो एसआरए का मुख्य उद्देश्य जो है, आपका जो जर्मी बेंथम का कोटेशन लगातार बताया जा रहा है कि जो वस्तु मेरी है उसे मुझे दे दी जाए और बदले में कोई अन्य वस्तु मुझे लेने के लिए बाउंड या बाध्य न किया जाए। यद्यपि अगर कोई अन्य वस्तु मुझे दिलवा दी जाती है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बात के लिए संविदा हुई थी वही चीज़ हमें दिलवाया जाए। ये जो जर्मी बेंथम का कोटेशन है, इस कोटेशन को आपका शुद्ध रूप से समाहित किया गया है और धारा पहले याद रखना है आपका 10 से लेकर 13 तक, यानी कि धारा 10 से लेकर और 13 तक में उन प्रावधानों का या उन संविदाओं को हम पढ़ेंगे जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, यानी कि विशिष्ट अनुपालन हो सकता है। फिर एक बार बताया जाए लास्ट में, विशिष्ट अनुपालन या विशेष अनुपालन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में वही वस्तु दूसरे को दिलवाई जाती है जिस वस्तु को देने का एग्रीमेंट या करार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर ए ने बी से ये करार किया है कि मैं तुम्हें अपना मकान बेचूंगा, और अगर ए बाद में अपना मकान बेचने से डिनाई कर देता है तो बी ए के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और मांग कर सकता है कि वही वस्तु मुझे दिलवाई जाए जिसके लिए करार हुआ था, यानी कि ए को आदेशित किया जाए कि वह उस मकान को हमें बेचे। ये आपका एसआरए का मुख्य उद्देश्य भी यही है और जर्मी बेंथम भी इसी बात को बताते हैं। और बैठिए हम, और इस बात को आपका समाहित किया गया है आपका धारा 10 से लेकर 13 तक में। तो जो बिहार इत्यादि राज्यों में क्वेश्चन बना है, एक तो 14 से समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, तो आज नहीं हो पाएगा, कल आएगा लेक्चर। लेकिन सेक्शन 10 आपका सेक्शन 10 से लेकर 13 तक में उन संविदाओं का या उन प्रावधानों का उल्लेख है जिन संविदाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। इस कानून में 2018 में तमाम धाराएं नई जोड़ी गई है और तमाम धाराओं में संशोधन भी हैं। तो सेक्शन 10 आपका अगर पुराना किताब हो या पुराना बेयर एक्ट हो तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा गया है, लेकिन जो नया बेयर एक्ट है उसमें देखिए बस 2-3 लाइन लिख कर निकल गया है। यानी कि जो पुराना बेयर एक्ट हो उसको न पढ़िएगा 2018 के पहले। जो नया बेयर एक्ट है यानी कि 2018 के संशोधन के बाद का, तो क्वेश्चन भी बन सकता है। एक एक क्वेश्चन देखा जाए पहले कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है या पुनर्स्थापित है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जो ये सेक्शन 10 है आपका प्रतिस्थापित है, बेयर एक्ट पर भी लिख सकते हैं भाई। सेक्शन 10 आपका प्रतिस्थापित है। प्रतिस्थापित का मतलब कि सन 2018 में संशोधन करके इसे पूरी तरह नए सिरे से लिखा गया है। तो आपका एक क्वेश्चन पहले कोरिलेट कर लिया जाए तब शुरू किया जाए आपका संविधाओं का विशिष्ट पालन। ऐसा भी क्वेश्चन अब नया आ रहा है क्या, आया ही था। आपका यूपी में भी 2 क्वेश्चन आया था जे में, और आपका बिहार में भी एक क्वेश्चन दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम कोरिलेट करके लिखवा देंगे। लेकिन अभी आप ये समझे कि प्रतिस्थापित या पुनर्व्याख्यित या पुनर्परिभाषित धारा होती क्या है, ये पहले समझिए। जैसे कि पुनर्स्थापित का मतलब हम उदाहरण 1-2 बार बताए भी हैं, शराब का उदाहरण बताए हैं, यानी कि 2 बूंद वाला। जैसे कि बोतल वहीं रहती हैं लेकिन नई शराब उसमें भर दी जाती हैं,
इसका मतलब हुआ कि बोतल को धारा बना लीजिए और शराब जो है वह धारा में कही गई बातें बना लीजिए। यानी कि धारा में चेंजिंग नहीं होती, धारा 10 ही रहेगी, लेकिन धारा के अंदर जो भी बातें लिखी रहेंगी वे बातें नए सिरे से लिखी जाएंगी। यानी कि सभी बातों को हटाकर और नई बातें वहाँ क्या की जाएंगी, लिखी जाएंगी। इसी को एक लाइन में प्रतिस्थापित धारा कहते हैं। ये धारा जो होती है सेक्शन या अनुच्छेद कहिए, ये पूरी तरह प्रतिस्थापित कहा जाता है। यानी कि सब हटा दिया गया, सब नए सिरे से लिखा गया। तो जो आपका जे में क्वेश्चन बना वो पहले कोरिलेट कर लिया जाए, उसके बाद से आपका और पढ़ा जाए। जो यूपी जे में क्वेश्चन बना वह भारतीय संविदा अधिनियम से बना, और क्वेश्चन ये बना था कि भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है या पुनर्व्याख्यित है, तो 28। बिहार में यही क्वेश्चन बना, लेकिन हल्का सा घुमा दिया और वह ये पूछा गया कि धारा 28 को किस सन में प्रतिस्थापित किया गया, तो 1997 ईस्वी में इसे प्रतिस्थापित किया गया। तो क्वेश्चन ये बनाया था कि सन 1997 ईस्वी में कॉन्ट्रैक्ट की किस धारा को प्रतिस्थापित किया गया, तो सेक्शन वही आपका 28 ही मारना है, कॉन्ट्रैक्ट की धारा। लेकिन दोनों जगह पिछली बार ये क्वेश्चन आए थे और मॉडल हल्का सा अलग किया था। इसके बाद फिर बिहार और झारखंड ने 89 सीपीसी की धारा बनाई कि सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है। 89 एविडेंस की 4 धाराएं हैं। आपका सन 2000 में 2 की गई और 2013 में 2 की गई, वो भी हम लिखवा देंगे क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से भी पीटी में बनता है। सन 2000 में जो संशोधन माने प्रतिस्थापित किया गया 39 सेक्शन और 131, और 2013 में जो प्रतिस्थापित किया गया 119 और 114 ए कैपिटल ए। तो प्रतिस्थापित धारा, अब यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि धारा 10, ऐसा क्वेश्चन आपका फिर पिछली बार यूपीजे में बना और उसका मॉडल फिर बताया जाए, तब 10 पर बैक हो जाए। आपका जो यूपीजे में क्वेश्चन बना आईपीसी की धारा 375, अब उसमें दिया था संशोधित है, परिवर्धित है, परिवर्तित है और प्रतिस्थापित है। तो अगर पूरी धारा नए सिरे से बातें लिखी जाए तो उसको प्रतिस्थापित मानिएगा। धारा में कुछ बातें जोड़ दी जाए, ऐड कर दी जाए तो वह परिवर्धित, और कुछ चेंजिंग ला दिया जाए तो परिवर्तित। भाई याद रखिएगा, आपका ऐसा क्वेश्चन इस समय बन रहा है। तो जो आपका एसआरए यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की जो धारा 10 है, ये भी प्रतिस्थापित धारा है। यानी कि पूरी बातें नए सिरे से लिखी गई हैं। अगर आप पुरानी बातों को देखें तो पूरा एक पेज लिखा गया था और उसमें संविदा का विशिष्ट पालन कराना न्यायालय का विवेकाधिकार था। लेकिन वर्तमान समय में जो संशोधन करके आया है, इसमें न्यायालय बाध्य है, कराया जाएगा, सकेगा नहीं। पहले ये था कि न्यायालय अपने विवेक के अनुसार करा सकेगा, लेकिन अब वो सब 2018 में क्या किया गया, हटा दिया गया। अब क्या लिखा गया है, कराया जाएगा। तो देखिए बेयर एक्ट की भाषा, और तब आपका और चीज़ें इसमें बताई जाएं। देखिए भाई बेयर एक्ट क्या कहता है, संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। शुद्ध रूप से मैं बता दूं, जो जर्मी बेंथम का कोटेशन हमने बताया, वह कोटेशन आपका कह सकते हैं कि वह कोटेशन यहाँ शुद्ध रूप से अप्लाई होता है कि कौन सी संविधाएं हैं जिनका विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। तो देखिए क्या कहा गया है, 2 लाइन की ही बेयर एक्ट है। न्यायालय द्वारा
किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन सेक्शन 11 की उपधारा 2, सेक्शन 14 और 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। फिर हम बता दें, पहले कराया जा सकेगा था, अब क्या लिखा गया है, कराया जाएगा। अब बेयर एक्ट से क्या अर्थ निकला ये देखा जाए। बेयर एक्ट अगर हम देखें तो बेयर एक्ट से बस ये अर्थ निकलता है आपका कि बेयर एक्ट में जो बातें आपका विनिर्दिष्ट अनुपालन की दी गई हैं, अगर उसमें आप गौर करें तो दो तीन बातें आपको कह सकते हैं कि निकलती हुई दिखाई देंगी। पहली बात ये देगी निकलती हुई दिखाई आपका कि ये जो सेक्शन 10 की भाषा है वह निगेटिव है, यानी कि इस बात का वर्णन पहले किया गया था 2018 के पहले पूरा विस्तृत तौर पर, एक पेज में ये धारा थी कि कब संविदाओं का विशिष्ट पालन कराया जा सकेगा। लेकिन 2018 में संशोधन करके जो एक पेज लिखा गया था बस 2 लाइन लिख दिया गया। तो जो इसकी भाषा है वह निगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव नहीं है। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये नहीं बताया गया है कि किन संविदाओं का विशिष्ट पालन होगा, बस ये बताया गया है कि धारा 11 के क्लाज 2, फिर आपका धारा 14 और 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ही यही हुआ कि अगर मामला, फिर एक बार देखिए धारा 11 के क्लाज 2 में आ जाए, या यदि मामला सेक्शन 14 में आ जाए, या यदि मामला सेक्शन 16 में आ जाए, तो उसका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जाएगा। और इसके अलावा अन्य जो भी मामले हैं उनका विशिष्ट पालन संभव है कराया जाएगा। फिर एक बार इसको समझिए, ये जो वर्तमान समय में भाषा लिखी गई है ये भाषा मैं फिर बता दूं निगेटिव है, और आपका ये नहीं बताया गया है कि किन संविदाओं का विशिष्ट पालन होगा, ये लिस्ट नहीं दी गई है। बस ये बताया गया कि जिन संविदाओं का विशिष्ट पालन संभव नहीं है उनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जाएगा, और उनका प्रावधान सेक्शन 11 के क्लाज 2 में, आपका 14 में और 16 में है। इसके अलावा जो भी संविदाएं होंगी उनका न्यायालय विशिष्ट पालन करवाएगा। ये बात आपका बेयर एक्ट से निकलते हैं जो भाषा है। अब समस्या ये आई कि जब तक आप 11 का क्लास 2, 14 और 16 नहीं पढ़ लेते तब तक धारा 10 भी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पहला आपका है कि जहाँ क्षतिपूर्ति के आपका निर्धारण के मापदंड का अभाव होता है, यानी कि अगर संविदा का विशिष्ट पालन न करवाया गया तो ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति कितना दी जाए इसका कोई मापदंड नहीं होता, तो न्यायालय उन संविदाओं का विशिष्ट पालन करवाता है, यानी कि अब चूंकि बाध्यकारी हो गया है तो करवाएगा। उदाहरण एक एक देखते रहिए। ये करार करता है कि जो बहुत प्राचीन एक चित्र है, हे भी मैं तुम्हें बेचूंगा। अब समस्या ये आई कि अगर उस चित्र को बी को बेचने से इनकार कर दिया तो चित्र न मने पाने के एवज में बी को जो नुकसान होगा उसका मापदंड नहीं है कि कितना भरपाई की जाए। तो यहाँ न्यायालय संविदा का विशिष्ट पालन ही करवाएगा और ए को आदेशित करेगा कि आप इस चित्र को क्या करिए, बी को बेचिए।
दूसरा जो अचल संपत्ति से संबंधित संविदाएं होती हैं उनका भी विशिष्ट पालन करवाया जाता है। और एक उदाहरण अचल संपत्ति का देखिए, ए ने अपना मकान बी को बेचने का करार किया और तत्पश्चात ए बेचने से इनकार कर दिया, तो न्यायालय ऐसी संविदाओं का विशिष्ट पालन करवाएगा, यानी कि ए को आदेशित करेगा कि तुम बी को ये मकान बेचो। यानी कि जो अचल संपत्ति से संविदाएं होती हैं, अचल संपत्ति से संबंधित, उनका क्या कराया जाता है, विशिष्ट पालन। अब इसको डिटेल में हम तभी समझ सकते हैं धारा 10 को जब धारा 11 का क्लास 2 हम बता दें, धारा 14 बता दें और कौन सी धारा 16। तो थोड़ा बहुत यहाँ ब्रेक लगाई जा रही हैं। जब ये तीनों धाराएं हम बता लेंगे उसके बाद जो बाहर आएगा और तब फिर एक बार हम धारा 10 को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपका कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। तो अगर उन वस्तुओं के विक्रय के लिए करार किया गया है तो उस करार का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जाता है, क्योंकि वो मार्केट में आसानी से मिलना संभव नहीं है। अब आपका आगे हम बताएंगे धारा 10 अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक वो तीन धाराएं न पढ़ लें उसके बाहर हम ले जाएंगे तभी तो। एक उदाहरण इस पर दूसरा देखिए, इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम सीआरपीसी का देते हैं जो इसको समझाने के लिए। जैसे 2W में आपका समन मामला परिभाषित है सीआरपीसी के, और धारा 2X में वारंट मामला। तो जो समन मामले की परिभाषा है वह ये कही गई है कि जो ऐसा मामला जो अपराध से संबंधित हो और वारंट मामला न हो। तो केवल इतना अगर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा। कब ये वाक्य समझ में आएगा, जब तक कि आप वारंट मामला न पढ़ लें तब तक समन मामला कौन होगा ये समझना मुश्किल है। उसी प्रकार जब तक कि आप धारा 11 का क्लास 2 या 14 और 16 न पढ़ लें, धारा 10 को समझना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल, क्योंकि सकारात्मक तो है नहीं, आपका कैसी भाषा दी गई है, नकारात्मक। तो अभी हम बताएंगे बाद में। अगली धारा आ जाइए। अगली धारा 11 दशाएं जिसमें न्यासों से संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। अब आइए सेक्शन 11 देखा जाए। जहाँ तक सेक्शन 11 की बात है, आपका न्यास से संबंधित जो संविदाएं होती हैं न्यायालय उनका भी विशिष्ट पालन करवाएगा। लेकिन अगर वो संविदाएं धारा 11 के क्लाज 2 में आ जाती हैं तो उनका विशिष्ट पालन संभव नहीं होगा। अब न्यास पहले समझिए, तो धारा 2 को कवर करिए। फिर एक बार पांचों परिभाषाएं याद रखिए। सेक्शन 2A में ऑब्लिगेशन या आभार परिभाषित था। आभार हमने बताया था कि ऐसा कर्तव्य जो विधि द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय। 2B में व्यवस्थापन या सेटलमेंट था। तो व्यवस्थापन में दो चीज़ें शामिल नहीं थी, याद करके जाइए, एक वसीयत और दूसरा हमने बताया था क्रोड पत्र। 2C में आपका न्यास बताया गया। तो न्यास का वही मतलब होगा जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में दिया गया है। 2D में न्यासी हमने बताया था। न्यासी का मतलब जो संपत्ति का गार्जियन हो, यानी कि जिसको संपत्ति क्या की गई हो, न्यस्त की गई हो। तो न्यासी का क्या कर्तव्य है कि वह हिताधिकारी के हित के लिए, यानी कि जिसके लिए न्यास बना है उसके हित के विपरीत कार्य करे, कि हित के अनुकूल कार्य करिए, हित के अनुकूल।
अब न्यास जब सृजित होता है तो विलेख लिखा जाता है और उस विलेख में न्यासी की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, न्यासी का चुनाव कैसे होगा, क्या वोटिंग करके होगा कि 10 लोग मिलकर चुन लेंगे, ये सभी बातें लिखी जाती हैं। जैसे एशिया का सबसे बड़ा न्यास मैं बताया था, केपी ट्रस्ट है, मुंशी काली प्रसाद ट्रस्ट है। तो यहाँ चुनाव होता है और जो आपका कायस्थ लोग हैं यानी कि श्रीवास्तव लोग हैं, केवल वही वोट दे सकते हैं, बाहरी लोगों को मतदान करने का हक नहीं है, ये भी याद रखिए। तो यानी कि एशिया का सबसे बड़ा न्यास आपका प्रयागराज में ही है और तमाम संस्थाएं और तमाम स्कूल चल रहे हैं। आपका केपी देख रहे हैं, आपका सीएमपी देख रहे हैं, आपका सीएमपी आर्ट फैकल्टी, सीएमपी लॉ फैकल्टी इत्यादि जितनी संस्थाएं हैं, ये आपका ट्रस्ट से गवर्न होती हैं और वह ट्रस्ट है केपी ट्रस्ट। याद रखिएगा, सबसे बड़ा एशिया का ट्रस्ट है जिसके पास अथाह संपत्ति है और मेंबर भी ज़्यादा है। तो फिर एक बार देखिए, अब न्यास से जो संसक्त संविधाएं हैं, अब आइए सेक्शन 11 का बेयर एक्ट देखा जाए। एक उदाहरण न्यास का बना दिया जाए, देख लीजिए भाई, नए लोग भी समझें आपका। मान लीजिए ए के पास ये मकान था, ए ने इसका न्यास या ट्रस्ट या इस पर विश्वास आपका सृजित किया और न्यासी किसको बना दिया, बी को। न्यासी मतलब कि इस मकान का क्या करो, देख रेख। और ये कह दिया गया कि इस मकान से जो किराया आएगा वह बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो जो बी होगा उसे हम ट्रस्टी कहेंगे और जो बच्चे होंगे वह हिताधिकारी या आपका बेनिफिशरी कहा जाएगा। न्यास में दोनों स्वामी होते हैं न्यासी भी स्वामी है और कौन, बच्चे भी हैं। तो आइए अब देखा जाए, यहाँ बी पर पहले देखा जाए अगर न्यासी अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तब क्या होगा। पहला लाइन ये देखिए, कोरिलेशन पहले कर लिया जाए, उसके बाद सेक्शन 11 शुरू किया जाएगा। तो न्यास से संबंधित जो संविदाएं हैं उनके लिए पहले तो सीपीसी की जो धारा है वह 92 आप पढ़ेंगे, यानी कि कौन सी धारा, 92। और अगर न्यासी ने न्यास भंग किया है, विश्वास को, न्यास मतलब विश्वास होता है, किस पर विश्वास किया गया, बी पर। तो अगर बी ने विश्वासघात किया यानी कि गबन किया यानी कि अमानत में खयानत डाल दी, तो ये अपराध भी है और आईपीसी में पढ़ना है 405 से लेकर 409। यानी कि आईपीसी में भी मामला जाएगा की धारा से की धारा में, 405 से लेकर 409 तक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। न्यासी का क्या कर्तव्य होगा, न्यासी अगर नहीं है तो क्या न्यास विफल हो जाएगा कि क्या होगा। अगर न्यासी बदमाशी करता है तो क्या न्यायालय ट्रस्टी को हटा सकता है कि नहीं, बिल्कुल हटा सकता है, न्यायालय को पावर है। और ये मामला आपका जाएगा, जो न्यास के लिए कानून अलग से बना है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882। यानी कि अगर, फिर एक बार समझिए, अगर ए ने इस मकान का न्यास सृजित कर दिया और न्यासी अभी नहीं बनाया है, तो न्यायालय आपका इस मकान का न्यासी बना सकता है। यानी कि न्यायालय द्वारा भी क्या नियुक्त किया जा सकता है, ट्रस्टी। मैंने जो साम्य न्यायालय थे उन्होंने ये कहा कि कोई न्यास, अगर न्यास सृजित हो गया है तो कोई न्यास न्यासी के अभाव में विफल नहीं हो जाता। अगर न्यासी नहीं भी है तो सिद्धांत सहित बताया जाएगा, न्यास अधिनियम में पढ़ाया जाएगा। तो कौन नियुक्त करेगा आपका न्यासी, न्यायालय।
अब यह है कि ये गबन कर दिया, यानी कि जैसे केपी ट्रस्ट का न्यासी नियुक्त हो गया और लगा घोटाला करने, यानी कि बच्चों की शिक्षा इत्यादि के लिए कार्य करना था और अपना जेब क्या करने लगा, भरने लगा। तो एक तो आप मुकदमा कोई हिताधिकार, अब मुकदमा किया जाएगा तो अभी हम बताते हैं मुकदमा, पहले आपराधिक मामला निपट जाए तब सिविल मामला। पहला क्वेश्चन यह है कि अगर विश्वास को भंग किया है बी ने, तो बी ने अपराध किया और वह जो अपराध होगा क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट होगा, आपराधिक न्यास भंग होगा, अर्थात अमानत में खयानत कहिए या गबन कहा जाता है। और ये मामला आईपीसी के कहाँ से कहाँ तक गवर्न होगा, तो याद रखिए 405 से लेकर कहाँ तक 409, पूरा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। दूसरा आइए आपका 92 देखा जाए। सीपीसी की धारा 92 ये बताती हैं कि अगर न्यास से संबंधित मामला है तो ऐसी दशा में न्यास के प्रवर्तन के लिए या न्यासी को हटाने के लिए इत्यादि के लिए कौन मुकदमा दायर कर सकता है। ये बिहार जे में पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, वो ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया था कि आपका थोड़ा भरमाऊ था। अंत में उस क्वेश्चन को डिलीट किया गया, यानी कि हटा गया भाई, वो क्वेश्चन जांचा नहीं गया, ऑप्शन में थोड़ा गलती थी। लेकिन आप गलती न करिए, बैठिए हो। फिर हम बता दें, जो न्यास से संबंधित मामले हैं उसमें जो मुकदमा ला सकता है वह राज्य का एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता ला सकता है। कौन पहला कौन मिला, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता संविधान से गवर्न होता है और अनुच्छेद पूछा गया था पिछली बार, याद रखिए कि महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 165, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है और राज्य में एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता जो राज्य का सबसे बड़ा वकील है। तो दो अनुच्छेद फिर रट के जाइए, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में, 76 में, और आपका एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में, आपका जो राज्य में होता है 165। अब आगे देखिए, तो आपका कौन मुकदमा न्यास से रिलेटेड मामलों में ला सकता है, तो पहला ऑप्शन महाधिवक्ता देखिएगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दो या दो से अधिक हिताधिकारी न्यायालय की इजाज़त से। इसका मतलब कि जो हमने उदाहरण बताया वह बताया कि ये न्यास बच्चों की शिक्षा के लिए आपका सृजित किया गया है। तो दो या दो से अधिक लड़के पढ़ने वाले न्यायालय में मुकदमा ला सकते हैं, किसकी इजाज़त लेकर, न्यायालय से, कि हजूर ये भी ट्रस्टी हैं, ये अपने कर्तव्य को निभा ही नहीं रहा है या निभा रहा है तो आपका गलत निभा रहा है, अर्थात गबन कर दिया। पैसा हम लोगों की शिक्षा के लिए चाहिए था और पैसा अपने ही क्या किया, खा लिया। अतः इसे न्यासी से हटाया जाए या इसको आदेशित किया जाए कि यह अपना कर्तव्य निभाए। तो कौन कर सकता है, दो या दो से अधिक हिताधिकारी कर सकते हैं, किसकी इजाज़त लेकर, न्यायालय की। तो न्यास से संबंधित मामलों में याद रखिए दो लोग मुकदमा कर सकते हैं, एक महाधिवक्ता और दूसरा दो या दो से अधिक हिताधिकारी। यानी कि हिताधिकारी कौन थे इसमें, बच्चे, लेकिन किसकी इजाज़त लेकर, न्यायालय की। यह आपका सीपीसी की कौन सी धारा कवर की गई, 92। अब आइए, जो न्यास से संबंधित संविदाएं हैं, अब आगे बढ़ा जाए, इसमें बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए भाई। देखिए सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 को दो खंडों में बांट दीजिएगा। पहला खंड ये बताएगा
कि न्यास से संबंधित जो संविधाएं हैं उनका विशिष्ट पालन 2018 के पहले नियम था कि न्यायालय अपने विवेक के अनुसार करा सकेगा, लेकिन 2018 में संशोधन करके अब बाध्यकारी बना दिया गया है। न्यायालय का विवेक हटा दिया गया है और एक ही शब्द जोड़ा गया है जहां विवेक के अनुसार करा सकेगा, उस शब्द को हटाकर अब क्या लिख दिया गया, कराया जाएगा। तो बताइए, जाएगा मतलब अब बाध्य हो गया कि विवेक बाध्य। जहां भी जाएगा या शैल रहे तो बाध्य, और जहां में रहे वहां न्यायालय का क्या, विवेकाधिकार। अगला देखिए शब्द स, पहला खंड देखिए, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कि अगर इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय का मतलब कि अगर इस कानून के किसी धारा में ये बात लिखी गई हो कि ऐसी ऐसे न्यास का विशिष्ट पालन नहीं होगा, तब तो उसका नहीं होगा। अन्यथा उसके सिवाय, आगे देखिए सब, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। तो कैसी संविदा का कराया जाएगा, जबकि वह कार्य जिसके करने का करार हुआ है किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रस्ट से संबंधित संविदाएं हैं, अगर न्यासी ने किसी व्यक्ति से संविदा किया है तो वह व्यक्ति उस न्यासी के विरुद्ध मुकदमा लाकर उस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है, जब तक कि इस कानून द्वारा विनिर्दिष्ट पालन पर रोक न लगाई हो गई हो। अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए बी को ये अधिकार है कि वह, आपका कह सकते हैं कि कोई चल संपत्ति है उसको बेच सके। माने मान लीजिए कोई चल संपत्ति आई और न्यास के तहत जो विलेख हैं उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बी इस संपत्ति को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो मान लीजिए बी ने उस संपत्ति को बेचने का करार सी से किया और बाद में बी बेचने से मुकर गया। तो समस्या ये है कि क्या सी बी के खिलाफ मुकदमा करके और इस वस्तु को ये कह सकता है कि नहीं कि बी हमें यह वस्तु बेचे, न्यायालय आदेशित करे, क्योंकि न्यास के पालन में ही बी ने आपका संविदा सी से की है। तो क्या सी बी के खिलाफ मुकदमा करके और बी को बाध्य कर सकता है कि नहीं कि वह सामान हमें बेचे या दे, कर सकता है। अब इसके लिए जो समय सीमा है वो थोड़ा लंबी है, हम बता दें। यानी कि अगर बी ने सी से करार किया, वह करार न्यास के पूर्णतः या अंशतः पालन में था और बी ने अपनी अधिकारिता का हनन नहीं किया, यानी कि जितना उसको अधिकार था, कह सकते हैं कि उतने ही दायरे में वो सीमित था। तो जिस व्यक्ति से करार किया गया है, क्या वह व्यक्ति इस संविदा का विशिष्ट पालन करवा सकता है कि नहीं, करवा सकता है। तो कौन मुकदमा दायर करेगा, सी, किसके खिलाफ। तो धारा 11 के तहत मुकदमा दायर करने का लिमिटेशन पीरियड कितना है, परिसीमा काल कितना होगा, 10 ईयर। और ये 10 ईयर आपका सारे से कवर नहीं होगा, ये जाएगा मामला द लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963। तो याद रखिएगा प्री के लिए कि धारा 11 के तहत मुकदमा कितने साल के अंदर, आपका 10 साल। अब अगला देखिए आपका, फिर धारा 10 को भी कवर करते रहिए। फिर हम धारा 10 पर आते हैं, किन संविधाओं का विशिष्ट पालन होगा, यानी कि किस मामले में न्यायालय वही वस्तु दिलवाएगा आपका जिसके लिए करार हुआ था। तो उसमें पहला जो धारा आई कि अगर मामला सेक्शन 11 के क्लाज 2 के तहत आ जाता है
तो उसका विशिष्ट पालन नहीं होगा। तो अब आपका पहला जो पॉइंट मिला कि आखिर 11 का क्लास 2 क्या कहता है। 11 के क्लास 2 को समझने के लिए पहले इसमें देखा जाए उदाहरण में। देखिए, जब न्यास सृजित किया जाता है तो एक दस्तावेज तैयार किया जाता है और न्यासी को क्या क्या पावर होगा, कितना पावर होगा, किस सीमा तक उसे अधिकार होगा, ये स्पष्ट रूप से ज़्यादातर मामलों में उस विलेख में लिखा जाता है। तो क्लाज 1 ये बताता है कि अगर न्यासी ने किसी अन्य व्यक्ति से संविदा की है और वह संविदा किया है उसके अधिकार क्षेत्र में था, यानी कि जो न्यास था उसे इजाज़त देता था कि न्यासी ये कार्य कर सकता है, तो उसको कहते हैं आपका कि न्यासी ने अपने अधिकारिता के अंदर रहते हुए, अपने जुडिक्शन के अंडर में रहते हुए, अपनी शक्ति के अंदर में रहते हुए, अधिकार के अंदर में रहते हुए वह संविदा की है। तो क्लाज 1 ये कहता है कि उस संविदा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह कार्य करने के लिए न्यासी न्यास द्वारा क्या था, सशक्त था। लेकिन अगर न्यासी ने अल्ट्रा वायरस कार्य किया, अल्ट्रा वायरस माने अधिकारातीत कार्य किया, अधिकारातीत का मतलब कि अपनी शक्ति से बाह्य कार्य किया, यानी कि शक्ति से बाह्य का मतलब कि जितना उसे पावर का माने विलेख के माध्यम से दिया गया था उसके बाहर जाकर, या न्यास के तहत जो कर सकता था उसने अपने कर्तव्यों का वायलेशन किया, यानी कि अपनी ड्यूटी का क्या किया, उल्लंघन। तो 11 का क्लाज 2 का कंसेप्ट ये है कि अगर न्यासी ने अपनी शक्ति के बाहर जाकर कोई संविदा की है तो क्या उस संविदा का विशिष्ट पालन करवाया जा सकेगा कि नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, शक्ति के अंदर की बाहर? बाहर करवाया जाएगा कि नहीं? और शक्ति के अंदर होगा तो बस आप लोग खुद बता रहे हैं। अब बेरेक देखिए बचा ही क्या, उदाहरण एक दो बताना है इस पर। देखिए बेरेक भाई, न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्टतः प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। यानी कि पहला आपका व्यू मिला कि जहाँ के कॉन्ट्रैक्ट तो किया गया है न्यास से रिलेटेड, लेकिन उस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या विनिर्दिष्ट पालन संभव नहीं। दो शब्द दिए गए हैं, फिर दोनों को हमें समझना है। एक तो न्यासी ने संविदा की लेकिन आपका अपनी शक्तियों के बाहर चला गया, या उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, न्यास भंग। तो दो शब्द ऐसे आते हैं, दोनों शब्द समझिए एक उदाहरण देकर। पहला आपका ये आया कि उसने वह अपनी अधिकारता का उल्लंघन किया है, यानी कि जो वह संविदा किया है उसकी शक्ति से क्या है, बाहर। और दूसरा ये हुआ कि जो कर्तव्य उसका था न्यास के अंतर्गत, उस कर्तव्य को उसने क्या किया है, भंग, और भंग करके क्या किया है, संविदा। तो एक तो ये जो करार होगा मैं बता दूं वाइड होगा, शून्य होगा, और इस शून्य करार का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि न्यासी अपने अधिकारता का क्या किया है, उल्लंघन। तो दो उदाहरण एक एक चलना है। मान लीजिए एक न्यास सृजित किया गया था और न्यासी को अधिकार था कि वह न्यास की संपत्ति को 7 वर्षों तक पट्टे पर दे सकता है। यानी कि न्यासी को यह अधिकार था कि कितने साल तक वह संपत्ति को, विलेख में लिखा था 7 वर्ष तक वह कह सकते हैं कि पट्टे पर दे सकता है।
तो जो ये मान लीजिए ए न्यासी है, ये बी से संविदा करता है 7 वर्षों तक के लिए, यह जमीन या मकान बी को पट्टे या लीज पर देता है। ये अधिकारता से बाहर कार्य करता है कि अधिकारता के अंदर अंदर, तो इस संविदा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, अधिकारता के अंदर। अब एक अधिकारता के खंड 2 में, ये पहले खंड में आएगा। अब ये है कि भाई ए अपना जो न्यास संपत्ति का न्यासी है, वह बी को पट्टे पर मकान या जमीन जो भी हो देता है, 7 वर्ष तक के लिए देने का हक है। लेकिन ये लिखता है कि 7 वर्ष बाद फिर 7 वर्ष के लिए यह पट्टा रेनुअल हो जाएगा, यानी कि इस पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा, यानी कि 7 साल के बाद फिर 7 साल के लिए ये पट्टा दिया जाएगा। तो आप ये जानिए कि क्या 7 साल के बाद रेनुअल करने की शक्ति उसे विलेख द्वारा जो न्यास सृजित हुआ था उसे दी गई है कि नहीं, नहीं दी गई है। तो ये कहा जाएगा ये पहला जो उदाहरण आपका बताया गया, ये उदाहरण आपका कह सकते हैं कि जो था कि शक्तियों से बाहर चला गया, यानी कि 7 वर्ष के लिए फिर रेनुअल करने का अधिकार नहीं था, तो क्या चला गया, शक्तियों के बाहर। अब समस्या ये आती है। अब दूसरा आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी हमें इस पर ऐड करना है। अगर वह 7 वर्ष के लिए पट्टा दे सकता था और दे दिया 14 वर्ष के लिए, तो जितना हक उसे था, यानी कि जितना दिन के लिए पट्टा उसके हक में था देने शक्ति थी, उतना दिन के लिए वैध, और जितना दिन के लिए वह नहीं दे सकता था उतना दिन के लिए क्या होगा, शून्य। अवैध मैंने शून्य कहिएगा। अवैध भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो संविधान में आपका वार्ड ही चलेगा। एक से देखिए आपका फिर एक बार देखिए, एक तो विलेख में लिखा रहता है कि ये आप कर सकते हैं, पहला नियम।
दूसरा नियम ये भी लिख सकता है, अब विलेख में क्या लिखा है, विलेख में ये भी लिखा सकता है कि आपके विवेकानुसार। तो उसके बाद न्यासी के ऊपर चला जाता है भाई, कितने दिनों के लिए पट्टा दे सकता है, ये न्यासी का विवेकाधिकार होगा। तब कोई दिक्कत नहीं, 99 साल का दे दे, 200 साल का दे दे, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विलेख में जो हम उदाहरण बता रहे हैं, ये दस्तावेज में स्पष्ट लिखा गया है कि आप कितने से अधिक नहीं दे सकते, 7 साल से। तब तो भाई 7 साल से अधिक देने का हक नहीं हो। दूसरा, हाँ, कितना अनंत काल के लिए दे सकते हैं, 999 साल के लिए दीजिए। टीपीए में 105 में देखिएगा, कोई 106 107, कोई समय नहीं भाई, जितना दिन के लिए आप करार करें। अगला शाश्वत पट्टा भी होता है, परपिचुअल पट्टा जिसे कहा जाता है। अगला देखिए, दूसरा शब्द हमें बताना है, न्यास के भंग में संविदा की हो। फिर इसको समझिए उदाहरण से। अगर न्यासी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, यानी कि न्यास के भंग में संविदा की है किसी से, यानी कि ऐसी संविदा की है जिससे कि न्यास भंग होता है, यानी कि आपका, तो ऐसी दशा में वह करार तो शून्य होगा ही, और उस करार का भी विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा। एक उदाहरण देखिए, एक न्यासी है, 1 लाख रुपए का सामान है, वह 1 लाख रुपए से कम कीमत में बेचने के लिए मैंने कह सकते हैं सक्षम नहीं है, यानी कि कोई सामान है और कम से कम उसे कितना में बेचना है, 1 लाख, और वह न्यासी 20,000 या 30,000 में दूसरे व्यक्ति को बेचने का करार करता है। तो जब 1 लाख का सामान है, 1 लाख से कम आप बेच नहीं सकते, और आपने करार कितने में बेचने का कर लिया, 30,000, तो ये शुद्ध रूप से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा, न्यास भंग कहा जाएगा। एक तो ये करार वाइड होगा क्योंकि आपका न्यास भंग में वह किया गया है, और दूसरा, क्या इसका विशिष्ट पालन करवाया जाएगा कि नहीं, नहीं करवाया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति 20 या 30,000 में खरीदने का करार किया है, क्या न्यायालय में जाकर न्यासी को बाध्य कर सकता है कि नहीं कि आप ये सामान बेचिए, नहीं कर सकता। तो फिर एक बार याद रखिए, न्यास से संबंधित किन संविधाओं का विशिष्ट पालन नहीं होगा। तो जो दो याद रखिएगा, एक तो न्यासी ने जिन संविधाओं को तो किया है लेकिन उसकी शक्ति के क्या है, बाहर, और दूसरा कौन, जो आपका कह सकते हैं कि न्यास के भंग में किया गया, इनका विशिष्ट पालन संभव नहीं। अब आज ये सेक्शन 12 देखिए, धारा 12 से जो क्वेश्चन आपका एमपी और आपका कह सकते हैं कि बिहार ने बनाया, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए तब सभी लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो बिहार आपका लंबा लंबा क्वेश्चन बना दे रहा है और अंदर तक पहुंच जा रहा है, और उसका उपाय ये है कि जितने खंड हैं आपको हर एक खंड की व्यापक नॉलेज होना चाहिए। तो धारा 12 से क्वेश्चन बना है आपका आपका एमपी में भी, प्री में बना है, बिहार में भी। और इतना उलझाऊ क्वेश्चन, बिहार सबसे खतरनाक क्वेश्चन इस पर बनाया है। इतना उलझाऊ क्वेश्चन बिहार ने बनाया कि जो लड़का अगर अंदर तक इस धारा को न पढ़ा हो, उसके बस की बात आपका इस क्वेश्चन को पकड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी पहले सामान्य बातें देखी जाए और तब बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा, और बेयर एक्ट की जो छोटी छोटी बातें हैं वह समझने का प्रयास करिए। भाई प्रयास आपको ये करना है कि जो छोटी छोटी बातें बेयर एक्ट की हैं, अंदर की जो बातें हैं जो इस समय पूछा जा रहा है, उन बातों को भी अच्छे से तैयार करना है। और प्रयास ये भी करना है कि जो सब्जेक्ट माइनर या लोकल चले, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि पाँचों मिल जाए, पहले 4 ही मिलते थे, थोड़ा दायरा हम बढ़ाए हैं पढ़ाने का, और प्रयास हम कर रहे हैं कि पाँचों क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि लोग जो
आपका 3 क्वेश्चन करते हैं 2 नहीं आता, और जो 3 में से 1 बढ़ जाता है 4 उसका हो जाता है, और जो 3 में रह गया वो पीछे हो जाता है। तो यही आपका प्रयास पूरा इस बार किया जाए, भाई कोई क्वेश्चन जल्दी बाहर ना जाए। जैसे एपीओ में आपका मैंने नोट्स में तो था ही लमले का केस, भले आपका न आया हो लोगों को, लेकिन हमारे पुराने नोट्स में भी था और नए नोट्स में भी आर बनाम लमले, और मेंस का लेक्चर देते समय मैं बताया भी था, 107 में बताया था कि बाइगेमी से रिलेटेड था। तो फिर एक बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पहले देखिए। पहला जो आपका पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी का सिद्धांत, पहला क्वेश्चन जो आता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी का सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित हैं ये सारे के। तो सिद्धांत अगर पूछ ले और सेक्शन पूछ ले तो कौन से सेक्शन में, 12, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, अभी भूमिका चल रहे हैं भाई, समय लगेगा सेक्शन शुरू करने में, कठिन धारा है ये, आसान नहीं है, मैं बता दूं सबसे कठिन इधर आपका सेक्शन 12 ही है। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी या पृथक्करणीयता का सिद्धांत धारा 12 के किस क्लाज में शुद्ध रूप से समाहित है। तो अगर क्लाज पूछे तो भाई क्लाज 4 मार कर आना है। यानी कि फिर एक बार देखिए, धारा पूछे तो कौन सी धारा, 12, यही क्लाज ही गलत हो जाता है लोगों से, लेकिन बेरेट पर ही लिख लेना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी कौन सी धारा है, 12, क्लाज हम फिर से बता रहे हैं कौन है, आपका 4। अब पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जो अपृथक्करणीयता का सिद्धांत होता क्या है, किन किन कानूनों में समाहित है और कहाँ कहाँ आपका दिया गया है, पहले कोरिलेट कर लिया जाए। तो सबसे पहले पृथक्करणीयता का सिद्धांत समझिए। पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई संविदा है, करार है या कोई समव्यवहार है, उसमें की कुछ बातें प्रवर्तनीय हैं और कुछ बातें प्रवर्तनीय नहीं हैं, यानी कि कुछ बातें वैध हैं और कुछ बातें क्या हैं, अवैध। तो ऐसी दशा में जो वैलिड बातें हैं उन्हें उनको इनवैलिड बातों से, यानी कि वैध प्रावधानों को अवैध प्रावधानों से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, और उसी को हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 में समाहित है, पढ़ना ही है, आज ही आपका आ ही जाएगा। संविधान पूछे तो कौन सा अनुच्छेद मारेंगे, 13। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई कानून है, संविधान से भी एक लाइन समझिए, कोई कानून है, उसकी कुछ धाराएं हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हैं, लेकिन कुछ धाराएं विपरीत नहीं हैं। तो जितनी धाराएं या धारा के जितने शब्द, पूरी धारा नहीं, धारा के जितने शब्द हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होंगे तो उस मात्रा तक वह शून्य होंगे। जैसे आईपीसी की धारा 309 शून्य है, आईपीसी की धारा 497 शून्य है, आईपीसी की धारा 377 का कुछ हिस्सा ही आपका वार्ड है, कुछ हिस्सा वैध है। तो क्या पूरी आईपीसी को न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया कि अलग किया? तो अवैध भाग को शून्य घोषित किया और वैध भाग वैसे ही क्या है, पड़ा हुआ है। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी। तो अगर बात न करिए भाई, अगर आपका संविधान में पूछे तो अनुच्छेद 13 मार कर आइएगा। जो झारखंड जे में क्वेश्चन बना वह कॉन्ट्रैक्ट से जाकर बना कि संविदा अधिनियम की किस धारा में पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है।
तो वह सेक्शन 24 है, फिर 27 है, फिर 57 और 58। फिर हम बता दें, भारतीय संविदा अधिनियम की 4 धाराओं में ये सिद्धांत समाहित हैं। और आपका पिछली बार 24 से झारखंड जे में क्वेश्चन बना था। 4 धाराएं हम फिर बता रहे हैं, एक 24, दूसरा 27, तीसरा 57 और चौथा 58। 24 स्पष्ट बताता है कि अगर किसी करार का उद्देश्य और प्रतिफल भागतः विधिपूर्ण है और भागतः विधि विरुद्ध है, तो जितना भाग विधि विरुद्ध है वह शून्य होगा और जितना विधिपूर्ण है वह प्रवर्तनीय संविदा होगी। तो जितना अवैध वह शून्य और जितना वैध वह मान्य। यही आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। आपका संविदा नियम जरूर याद रखिएगा। आइए देखा जाए, पहले भूमिका देखिए। देखिए, सामान्य नियम यह है कि न्यायालय अगर संविदा का प्रवर्तन कराता है तो पूरी तरह कराएगा, आधा अधूरा नहीं। यानी कि सामान्य नियम ये निकला कि जब संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाएगा तो पूरी संविदा का कराया जाएगा, केवल उसके कुछ हिस्से का नहीं। अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 12 के किस किस क्लाज में आपका यह सिद्धांत समाहित है कि संविदा के किसी अंग का, पार्ट का या हिस्से का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा। तो धारा 12 का क्लाज 1 मार्कर आइए। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन कि इसका एक्सेप्शन कहाँ है, इसका अपवाद कहाँ है, अर्थात वह कहाँ कहाँ प्रावधान है जहाँ की संविदा के कुछ हिस्से का भी विनिर्दिष्ट पालन करवा जा सकता है। तो वह जो आप देखिएगा अपवाद, 3 अपवाद हैं, 12 के क्लाज 2 में, 12 के क्लाज 3 में और 12 के क्लाज 4 में। फिर एक बार हम बता रहे हैं, दोबारा गलती न हो। सामान्य नियम यह है कि संविदा का कुछ हिस्से का केवल विशिष्ट पालन नहीं करवाया जाएगा तो पूरा करवाया जाएगा। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। अपवाद रट कर जाएगा। किस किस क्लाज में अपवाद दिया गया है? 12 के क्लाज 2 में, 12 के क्लाज 3 में, 12 के क्लाज 4 में, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी स्पेशल पूछे तो भाई 12 का कौन सा क्लास? 4। अब 1 से शुरू किया जाए। देखिए आपका संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन तो हम बताए, देखिए आपका बैरक इस धारा में एक तस्मिन पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस शब्द को पहले पकड़िए। इसका मतलब ये हुआ कि खंडवन के बाद जो प्रावधान दिए गए हैं उनके सिवाय, यानी कि अगर मामला 12 के क्लाज 2 में आ जाता है, 12 के क्लाज 3 में आ जाता है, 12 के क्लाज 4 में आ जाता है, तो कुछ हिस्से का भी विनिर्दिष्ट पालन होगा। और नहीं आता तो पहले क्लाज में जनरल रूल है ही कि सामान्यतः संविदा के कुछ ही भाग का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा। देखिए उदाहरण, बेरक इस धारा में एक तस्मिन पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। दे सकेगा नहीं, देगा लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य नियम ये है कि जब संविदा का विशिष्ट पालन होगा तो पूरा होगा, उसका कुछ हिस्सा नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से कहाँ बताया गया है? प्लाटो में। लेकिन
क्लाज 1 में क्लाज 2 से लेकर और क्लाज 4 तक एक्सेप्शन है। एक उदाहरण लास्ट में हम देख लेते हैं, 1 मिनट, तब आपका कल बताएंगे डिटेल में, क्योंकि कठिन है, ये सबसे कठिन प्रावधान समझना है। अब एक उदाहरण देखें, मान लीजिए ए ने बी से आपका करार किया कि मैं तुम्हें 100 बीघा जमीन बेचूंगा। ए के पास 100 बीघा जमीन भी है। अब ये आया कि 5 बीघा जमीन बाढ़ आई और 5 बीघा नदी में समा गया, बचा कितना? 95। तो क्या केवल 95 बीघे का विनिर्दिष्ट पालन कराया जा सकता है कि नहीं? कराया जा सकता। और 5 बीघे के लिए क्या पालेगा? भी मुआवजा। यानी कि जहाँ की पालन कराया जाने वाला भाग ज़्यादा हो कि कम हो, बताइए तो। इसमें बताइए पालन वाला भाग कितना है? 95। अपालन वाला और अलग किया जा सकता है कि नहीं? तो जो पालन योग्य है उसका क्या होगा? और जो पालन योग्य नहीं, अब तो नदी ले ली तो इसका पालन होगा नहीं, तो इसके लिए क्या ले लिया जाएगा? और कितने का विशिष्ट पालन? 95। तो यही बात आपका, ऐसे नहीं, ये तो उदाहरण बताया गया। अब एक और उदाहरण, ए के पास मान लीजिए ए समझ रहा था कि हमारी पूरी 100 बीघा जमीन है। बी को बेचने का करार किया। जब बेचने की बारी आई तो पता लगा कि इसमें 30 बीघा ये दूसरे की जमीन थी और केवल कितना बीघा ए का है? 70। तो 30 बीघा के लिए बी मुआवजा पाले और 70 बीघा के लिए ए से ए को बाध्य किया जाए कि भले पूरी संविदा का पालन न हो पाए, आप 70 बीघा ही न्यायालय से कहेगा कि हमें क्या करिए, बेचो।